हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीपीएससी विद अमन। मैं अमन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। आज के जितने भी जो क्लास है यह सेमेस्टर 6 वाले स्टूडेंट एंड पॉलिटिकल साइंस एंड कोर पेपर 13 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा। आई होप यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है। अगर इस क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम में या तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करो, फ्री में प्राप्त करो, कोई तो इसमें पेड करने की बात नहीं है। चलो टाइम को नहीं वेस्ट करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लो, वो है मार्क्स के यानी कार्ल मार्क्स एक विद्वान थे, ठीक है। सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के सिद्धांत को परीक्षण करना है। देखो, कोई भी विद्वान का जब बात आता है, हम ये सेमेस्टर 1 से ही लेकर आपको समझाते आ रहे हैं। सबसे पहले इसके जीवन परिचय के लिखो परिचय में, ठीक है। चलो कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय को हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है पर्सिया के राइन प्रांत के टियर नगर में 5 मई 1818 को यहूदी परिवार में होता है। तो इसका जन्म कब होता है? 5 मई 1818 को यहूदी परिवार में। याद रख लोगे कहाँ पर? पर्सिया में, ठीक है। चलो आगे देखो, मार्क्स के जो पिता एक वकील थे। कार्ल मार्क्स के जो पिता थे वो क्या थे? वकील थे। एवं उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा जो होती है एक स्थानीय स्कूल जो होता है ना, जैसे नॉर्मल से, जैसे मान लो आप जहाँ रहते हो वहीं के स्कूल में, स्थानीय स्कूल जर्मेंजियम में हुई थी, ठीक है। तथा बोन विश्वविद्यालय से उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त करते थे। बोन एक विश्वविद्यालय है, वहाँ से ये कानून की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। और समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो आगे जो सामाजिक विचारधारा होता है, इसको आगे बढ़ाने में किसका सबसे ज़्यादा हाथ होता है? कार्ल मार्क्स का होता है। इनका जो देहांत है, मृत्यु जो है 14 मार्च 1883 को हो जाता है। तो इसका देखो जीवन परिचय बहुत आसान था, इसलिए इसको मैं डबल रिपीट भी नहीं किया हूँ। इसी प्रकार से हम इसके कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय को वर्णन कर सकते हैं। इसको एक बार में पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। इससे बेहतर इजी लैंग्वेज में कहीं नहीं मिलेगा। सर्च कर लो, गूगल, व्हाट्सअप, जहाँ करना है कर लो भाई। इससे बेहतर इजी लैंग्वेज में कोई नहीं बता सकते हैं। चलो आगे देखते हैं कार्ल मार्क्स के सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के सिद्धांत। इसका क्या है भाई? तो देखो, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के निम्नलिखित सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत देते हैं, लेकिन इसमें हम 2 सिद्धांत को ज़्यादातर का इम्पोर्टेंट दूंगा। एक द्विनात्मक भौतिकवाद। देखो इसको समझो, द्विनात्मक भौतिकवाद फर्स्ट पहले देख लो, भौतिकवाद क्या होता है। देखो, मार्क्स ने द्विनात्मक भौतिकवाद के विषय में आदर्शवादी विचारक हिगल कौन थे? कार्ल मार्क्स के गुरु थे। इनसे ये प्रेरणा लेते हैं। मतलब देखो भाई, गुरु के ही राह पे ये चलते हैं, लेकिन गुरु का कुछ कुछ बात को ये क्या कर देते, काट देते हैं। मतलब उसको ये आगे नहीं चलाते हैं। जैसे देखो अभी समझाते हैं। से मार्क्स ने हीगल से विकास की 3 स्तर, वाद, प्रतिवाद और संवाद को तो ग्रहण किया, किंतु उसने हीगल के आत्मवाद को स्वीकार नहीं किया। 3 बात स्वीकार करता है, एक बात स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में देखो, यहाँ समझ में आएगा आपको कि मार्क्स का जो मत था कि विकास में विचार नहीं भौतिक तत्व सहायक होते हैं, वह तत्व पदार्थ है, ठीक है। देखो इसमें इसका आलोचना बहुत होता है, पदार्थ है, ठीक है। अभी लास्ट में आलोचना में बताएंगे कि पदार्थ में परिवर्तन होने पर ही मानव के विचारों में परिवर्तन होते हैं। पदार्थ में जिस तरह से परिवर्तन होता है उसी तरह से मानव के विचार भी परिवर्तन होते हैं। देखो इस बात पर इसका आलोचना होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखोगे, है ना। चलो देखो, ये फर्स्ट था सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत देखो, इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतवाद। इस सिद्धांत में देखो, इसमें क्या होता है कि इनमें से प्रथम 4 अवस्था से समाज गुजर चुका है। मतलब इसमें देखो 6 अवस्था बताएंगे, उसमें से 4 अवस्था समाज गुजर चुका है, शेष 2 अवस्थाएं आनी है, मतलब आएगा। मानव इतिहास का ये 6 अवस्थाएं निम्न है। अब 6 अवस्था आपको बताएंगे। पहला देखो, आदिम साम्यवादी अवस्था, आदिम काल, ठीक है। इस युग में मनुष्य जो प्रकृति पे आश्रय करता था, आप तो खुद जानते हैं, पेड़ पौधे पे जिंदा रहता था तथा कंद मूल फल खाकर अथवा शिकार करके जीवन यापन करता था। अब मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी और साधन प्रचुर, मतलब मनुष्य की आवश्यकता भी कम था और साधन ज़्यादा था, लेकिन व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी, कोई मालिक नहीं था, कोई मजदूर नहीं था। लेकिन अब देखो समाज भी शोषण से मुक्त था, लेकिन सब समान थे, लेकिन कोई किसी का शोषण करने की स्थिति में नहीं था। इसलिए मार्क्स द्वारा इसे साम्यवादी अवस्था कहा गया है।
तो वो उस समय क्या होता था ना, किसी पे कोई दबाव नहीं है, कोई मालिक नहीं बनना चाहता था, कोई खरीदना नहीं चाहता था बिक्री की। इसीलिए इसे साम्यवादी अवस्था में मार्क्स ने रखा था। समाज को यहाँ डिफाइन कर रहा है, समाज को और राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन यहाँ बताते जा रहे हैं। देख रहे हो, समझते चलो, ठीक है। आगे देखो दूसरा, दास अवस्था। दास अवस्था में देखो जनसंख्या वृद्धि हुई, मनुष्य की आवश्यकता बढ़ी, लोगों को उत्पादन का ज्ञान हुआ, ठीक है, धीरे धीरे उत्पादन करने लगा, कृषि करने लगा, कृषि का विकास हुआ। ओके, देखो यहाँ पे पता चल रहा है कुछ लोग भूमि के स्वामी हो गए, मतलब मालिक बन गए। जिनके पास भूमि नहीं थी उन्हें दास बना लिया गया। जैसे मान लो कि अभी भी देख लो, जिसके पास ज़मीन नहीं होता है वो दूसरे की ज़मीन पर काम करता है ना, है ना, तो उन्हें दास बना लिया गया, जिनका कार्य स्वामियों के लिए उत्पादन करना था। इसी युग में समाज को दो वर्ग में बांट दिया गया, पहला स्वामी, दूसरा दास। अब आगे देखो तीसरा पॉइंट, सांप्रवादी अवस्था। सांप्रवादी अवस्था, तो इस अवस्था में कृषि ही जीवन यापन का प्रधान साधन थी। मतलब इसी अवस्था में जो कृषि का जीवन यापन था वो प्रधान साधन था, मतलब एकदम चमन स्थावत चल जाता है। और कुछ शक्तिशाली लोगों ने अधिक भूमि पर अधिकार कर लिया था, मतलब जो जिसके पास ज़्यादा ताकत है भाई वो अधिक अधिक ज़मीन पर अधिकार कर लिया था, है ना, वो सामंत कहलाए। जो ज़्यादा पे कर लिया वो सामंत कर। इस युग में समाज को दो भागों में बांट दिया, उधर भी दो भागों में बांटा था, यहाँ पर भी दो भागों में बांटता है, एक सामंत एक किसान। सामंत मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा है, ताकतवर, और किसान जो नॉर्मल जिस पे खेती करता है, ठीक है। आगे देखो हम पूंजीवादी अवस्था बताएंगे। तो देखो मार्क्स का मत है कि पूंजीवाद में इसके नाश के कीटाणु विद्यमान थे, मतलब कीटाणु जैसा बात होता है जिसके पास और इसका अंत आवश्यक होगा। इसके लिए मजदूरों की संगठित होकर क्रांति करना चाहिए। मतलब जो पूंजीवादी में कीटनाशु जैसा बात करता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसके पास ज़्यादा पूंजी, वो ज़्यादा काम करेगा, जिसके पास नहीं है वो कम। तो ये चौथा अवस्था था। आगे देखो, आगे देखते हैं हम लोग सर्वाहारी वर्ग, सर्वाहारा वर्ग। देखो इसमें व्यक्तिगत संपत्ति की सामाजिक व्यवस्था के प्रतिवाद स्वरूप समाज के विकास की व्यवस्था आती है, जिसे सर्वहारा वर्ग की अवस्था कहा जाता है, ठीक है। इसमें सामाजिक व्यवस्था पर ज़्यादा जोर दिया है, व्यक्तिगत संपत्ति पे, ठीक है, इसीलिए सर्वहारा वर्ग। यहाँ पे देखो अब क्या हो गया, अपने व्यक्तिगत संपत्ति पर ज़्यादा जोर दे रहा है, जिससे क्या होता है समाज ये आने वाली है, ठीक है। चलो आगे देखो, समाजवादी सिद्धांत। जब सभी राज्यों में सर्वहारा वर्ग अधिनायकत्व स्थापित हो जाएंगे, तब किसी भी राज्य में पूंजीपति नहीं होंगे रहेंगे तथा सभी राज्य की श्रमिक रहेंगे, तब फिर राज्य की सीमाओं की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर से तब सीमाओं का भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ये 6 अवस्था था जो हम आपको बता दिए। अब आगे देखते हैं, इसी प्रकार से हम इसके सिद्धांत को बने। देखो कार्ल मार्क्स के जो राजनीतिक सिद्धांत था और सामाजिक सिद्धांत था वो दोनों को वर्णन कर दिया। अब देखो इसके आलोचनाएं भी होता। मार्क्स के सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन सिद्धांत की आलोचनाएं होता है। पहला आलोचना देखो यहीं पे होता है, फर्स्ट देख लो कि मार्क्स के दर्शन का आधार द्विनात्मक भौतिकवाद है, जो कि अपने आप में नितांत अस्पष्ट दार्शनिक मान्यता है। स्वयं मार्क्स ने इसका पूर्ण और आवश्यक विवेचना नहीं किया था, इसका पूरी अच्छा तरह से स्पष्ट विवेचना खुद मार्क्स नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, द्विनात्मक पद्धति खतरनाक भी है, क्योंकि इसमें हम इस बात का मानकर चलते हैं कि मनुष्य जो है मनुष्य आर्थिक शक्तियों का दास है और उसमें इतिहास क्रम को बदलने की शक्ति नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी दो आलोचनाएं हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट कि देखो जिस तरह से कार्ल मार्क्स क्या करता है, समाज को काल चक्र में बांट देता था, ये निर्धारण संभव नहीं है। मार्क्स की आर्थिक व्याख्या में इतिहास का काल विभाजन कर दिया गया। उसके अनुसार यह काल विभाजन दास युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग, सर्वहारी, इसी प्रकार से क्रम था, ये संभव नहीं था। आगे देखो, मार्क्स ने समाज को राजनीतिक, सामाजिक और वैधानिक ढांचे में आर्थिक तत्वों को आवश्यकता से अधिक महत्व दे दिया था, तो ये इस पर भी उसका आलोचना हुआ था। आगे देखो, मार्क्स ने आवश्यक तत्व पदार्थ बताया था, पदार्थ को माना है जो सत्य नहीं है, मानव के नेचर पदार्थ जैसा है जब बदलते रहता है, तो इस बात पर भी इसका आलोचना अधिक से अधिक हुआ था। देखो इस तरह से हम इसके सिद्धांत को वर्णन कर दिए भाई, बहुत मेहनत करके इस नोट्स को तैयार किए हैं, हर एक चीज़ को कर रहे हैं आप लोग के लिए। आप लोग सपोर्ट बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट पर शेयर कीजिए ताकि सबको हेल्पफुल हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।